मुझे थोड़ी बातें अपनी तरफ से कहनी है, मैं उसको कह देता हूँ। बाकी जो आपके प्रश्न होंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मुझे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें कहने के लिए नहीं है, लेकिन जो आपके प्रश्न होंगे उसको रिस्पॉन्ड करने का काम मैं और कर दूंगा। थोड़ी बातें मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ। कैरियर या लाइवलीहुड के संदर्भ में देखेंगे ना, तो आज के दिन इसका मतलब तो कुल इतना है कि हमारी सुविधा की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। आज की सारी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, वो सब का देखेंगे तो अल्टीमेट गोल इतना ही रह गया है। सारी पढ़ाई का अंतिम प्रश्न इतना है कि नौकरी कितने की लगी। वो ठीक लगी, तुम्हारी पढ़ाई सफल है। वो नहीं लगी तो तुम क्या कर रहे थे, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इस कैरियर या लाइवलीहुड के प्रश्न को हल करने के लिए पहला मुख्य सवाल ये पहचानना है कि हमारी सुविधा की आवश्यकता कितनी है, ताकि उस हिसाब से हम उसको पूरा करने का प्लान और प्रोग्राम बना सकें। अगर वो लक्ष्य ही हमको पता नहीं है कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, तो हम प्लान और प्रोग्राम डिजाइन कैसे करेंगे। प्लान और प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए अपनी नीड का पता होना ज़रूरी है। हमारी आवश्यकता क्या है उसका पता होना ज़रूरी है। तो पूरे कैरियर और लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए पहला प्रश्न ये बनता है कि आवश्यकता का पता होना। दूसरा यह है कि कोई भी वस्तु जो हमको मिलती है अल्टीमेटली वो नेचर के साथ प्रोडक्शन करने से मिलती है। जितनी चीज़ों का भी हम प्रयोग करते हैं, नज़र इस कमरे में घुमा करके देख सकते हो, जितनी चीज़ों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं अभी यहाँ और घर में, वो सब कहीं ना कहीं हमको नेचर से मिलता है। तो नेचर के साथ जो मनुष्य काम करता है उसी को प्रोडक्शन के रूप में पहचाना है, उत्पादन के रूप में पहचाना है। तो उत्पादन में देखिएगा कि किस वस्तु का प्रोडक्शन करें, क्या उत्पादन करें, किस काम में हम लगें, तो उसका दो ही उत्तर दिखाई देता है। एक ये कि समाज की ज़रूरत क्या है, और दूसरा ये कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी योग्यता, हमारा हुनर क्या है। जैसे कई बार हम ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसकी समाज को ज़रूरत नहीं हो, लेकिन हम एडवर्टीजमेंट करके नीड क्रिएट करते हैं और फिर बेचने का काम करते हैं। तो नीड जो वास्तव में सोसाइटी के ठीक जीने के लिए है उसको हम प्रोड्यूस करने की बात करेंगे, या जो सोसाइटी का नीड नहीं है उसको भी प्रोड्यूस करके बेचने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में लीजिएगा, तो अगर हमको पता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो हम उसका प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, ये प्रश्न बनेगा। हमको किसी ब्यूटी कॉस्मेटिक के बारे में पता है कि इसको लगाने से हेल्थ का बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता, चेहरे पर खराब असर पड़ता है, हम उसका प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा है कि हमारा कंपिटेंस किस चीज़ के लिए है। देखिए, इतने सारे कामों में कुछ ही काम होते हैं जिसके प्रोडक्शन को हम कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते अगर वो कंपिटेंस हमने अपने में डेवलप नहीं किया है। तो हर चीज़ हर किसी को आती नहीं है। 2-4 काम तुमको आता होगा, 2-4 काम इनको आता होगा, 2-4 उनको आता होगा। तो अल्टीमेटली किस वस्तु का प्रोडक्शन करें में ये दो बात दिखाई देता है कि समाज की ज़रूरत क्या है, और दूसरा हमारा अपना कंपिटेंस क्या है। उसको ध्यान में रख करके प्रोडक्शन के टूल्स को, टेक्निक को ढूंढा जा सकता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो जहाँ से ऊपर से हमने बात शुरू की थी कि आजीविका के संदर्भ में देखेंगे तो एक मुख्य मुद्दा है कि क्या उत्पादन हम करें, उसके आगे ये बात है कि कैसे उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करें कि पहले ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी सुविधा की कुल आवश्यकता कितनी है जिसके लिए हम इस उत्पादन के काम को करना चाहते हैं। एक बार वो आवश्यकता की पहचान हो जाती है तो अगला प्रश्न बनता है कि किस वस्तु का उत्पादन करें। उसके उत्तर में दो बात हमने की। एक ये कि समाज की आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन बनता है, दूसरा अपनी योग्यता या हुनर के हिसाब से उत्पादन बनता है।
ठीक है, ये दोनों के योगफल में किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। इस पूरे प्रोडक्शन को करते समय एक मुख्य बात ये समझने की जरूरत पड़ती है कि नेचर में जो आवर्तनशीलता है, रिसाइक्लेबिलिटी है, वो बनी रहे। ठीक है, जैसे आप नेचर में सामान्य रूप से देखोगे तो एक बीज जब हम लगाते हैं तो मिट्टी, हवा, पानी, ये सब के योगफल में वो पौधा बड़ा होता है। धीरे धीरे पौधा फल फूल देता है, वापस वो मिट्टी, हवा, पानी में मिल जाता है। तो एक पौधा जब वापस अपने लाइफ को पूरा करके, या उसकी पत्तियां जब मिट्टी में गिरती हैं, वो मिट्टी को पहले से अच्छी बनाती हैं कि खराब बनाती हैं? अच्छी बनाती हैं। तो ये दिखता है कि इस आवर्तनशीलता के तहत, रिसाइक्लेबिलिटी के तहत दो चीज़ें होती हैं। एक, जहाँ से हम शुरू किए थे वो वापस घूम करके एक चक्र में घूमता रहता है। इसमें ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं जो लीनियर हो, कि एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा है और दूसरी चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। वो एक साइकिल में घूमता रहता है। दूसरा ये दिखाई देता है कि उस साइकिल में घूमते हुए चीज़ें पहले से बेहतर होती चली जाती हैं। तो जिस मिट्टी से पौधा तैयार हुआ, वो पौधे की पत्तियां जब वापस मिट्टी में मिलती हैं तो मिट्टी को पहले से बेहतर बनाती हैं। वो ज़्यादा अच्छी मिट्टी में पहले से ज़्यादा अच्छा पौधा तैयार होगा, खाद का काम करेगा। और उस ज़्यादा अच्छी मिट्टी में, जो खाद के साथ अच्छी मिट्टी है, उसमें ज़्यादा अच्छा पौधा बनेगा। और ये क्रम चलता रहता है, जिसमें दिनों दिन मिट्टी और पौधे के बेहतर होने का क्रम चलता रहता है। एनिमल्स को भी आप साथ करके इसमें देखोगे तो भी ये बात दिखाई देगी कि एनिमल भी इस प्रक्रिया में जब भागीदारी करते हैं तो पौधा का भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, उनका फूड हो जाता है वो। उस फूड के बाद गाय जब उसको खाती है और गोबर देती है, वो गोबर फिर से मिट्टी को पहले से बेहतर बनाता है। बल्कि इस प्रक्रिया में देखेंगे होता क्या है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। वो पत्ता जो सरगल करके मिट्टी में मिलने वाला है, गोबर उसकी तुलना में ज़्यादा आसानी से मिल पाता है। ठीक है, और वो मिट्टी को उर्वर बनाने में, फर्टाइल बनाने में ज़्यादा पावरफुल ढंग से प्रयोग हो पाता है। वो पूरा प्रोसेस मच फास्टर हो जाता है। तो प्रकृति की आवर्तनशीलता का मतलब ये है कि वो एक साइकिल में चीज़ें घूमती हैं, और उस साइकिल में घूमते हुए हर इकाई, हर यूनिट पहले से बेहतर की तरफ चलता जाता है। जब भी हम इस साइकिल का ध्यान नहीं रखते तो नेचर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे प्लास्टिक के एक्सेस प्रोडक्शन से अगर वो वापस जिस चीज़ से बना है उस साइकिल में घूमने का काम नहीं कर रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप आज के दिन किसी भी नदी के किनारे चले जाइए, अंबार दिखाई देगा प्लास्टिक का। ठीक, किसी भी शहर के थोड़े आउटस्कर्ट में निकलिए, पहाड़ खड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक, पहाड़ खड़े दिखाई देंगे। किसी भी शहर के थोड़े से आउटस्कर्ट में निकलिए, वहाँ वो जहाँ डंप हो रहा हो, पास से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो रिसाइक्लेबिलिटी को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो एक कठिनाई ये होती है कि ऐसी चीज़ें इकट्ठा होती रहती हैं जो पॉल्यूशन के रूप में जमा होती रहती। इस रिसाइक्लेबिलिटी का ध्यान नहीं रख करके जब हम कोयला, डीजल, पेट्रोल का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, जो पूरे वातावरण के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो प्रकृति की जो आवर्तनशीलता है उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर उसका ध्यान रखने का काम हम नहीं करते तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम नेचर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम अगर ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू करते हैं जो उस साइकिल में नहीं घूम पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करना शुरू करती है। इसी तरह से नेचर में प्रोडक्शन का जो रेट है उससे ज़्यादा रेट से भी हम चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं तो वहाँ भी समस्या होती। जैसे फॉरेस्ट के पेड़ के ग्रो करने का एक रेट है, उससे ज़्यादा रेट से अगर हम प्लांट्स को कट करना शुरू करें, फॉरेस्ट को यूज़ करना शुरू करें तो अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो
प्रकृति की आवर्तनशीलता का, रिसाइक्लेबिलिटी का ध्यान रख करके प्रोडक्शन को हम करते हैं तो प्रोडक्शन ठीक होता है, नहीं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। और लास्ट बात जो लिखा है, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ जो हम आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का, उसको विनिमय या एक्सचेंज के रूप में कहा है। ये विनिमय म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अर्थ में होने की ज़रूरत है या सिर्फ प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए होने की ज़रूरत है? अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अर्थ में उसको हम करते हैं तो इसका मतलब है मेरी ज़रूरत पूरी हो, आपकी भी ज़रूरत पूरी हो, इसका ध्यान में रख करके हम उसको करते हैं। तो हर वस्तु का प्रोडक्शन हर आदमी नहीं कर सकता। हम जितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं सारे का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। आप जितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन सब का प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। तो कुछ का आप करते हैं, कुछ का हम करते हैं। जो आपके पास अपनी ज़रूरत से अधिक है वो आप हमारे लिए उपलब्ध करा पाते हैं, जो हमारे पास मेरी ज़रूरत से अधिक है वो हम आपके लिए उपलब्ध करा पाते हैं। और ये परस्पर एक एक्सचेंज का, विनिमय का प्रोसेस शुरू हो पाता है जिससे हम दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर उसको हम प्रॉफिट के माइंडसेट से करना शुरू करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति कम दे करके अधिक लेने की बनती है। और जब भी कोई हमारे साथ ऐसा करता है कि कम दे और अधिक ले हमसे, तो आई फील चीटेड, हमको लगता है हमारे साथ चीटिंग हो गया, ये हमारे साथ धोखा हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। तो लाभ की मानसिकता से, प्रॉफिट की मानसिकता से जब कोई हमारे साथ व्यापार करता है, विनिमय करता है, चीज़ों का आदान प्रदान करता है प्रॉफिट के लिए सिर्फ, तो हमको महसूस होता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट की दृष्टि से जब हम इसको करते हैं तो हमारी ज़रूरत भी पूरी हो पाती है, सामने वाले की भी ज़रूरत पूरी हो पाती है। बेसिक में तो मुझे इतनी ही बात कहनी थी, बाकी तो मैं आपके प्रश्नों के हिसाब से आगे चर्चा को करूँगा। माइक जहाँ भी हो और जिनको भी प्रश्न पूछना हो वो शुरू कर सकते हैं। कर देता हूँ। भैया, करियर वर्ड को सुनते ही ऐसा लगता है कि जॉब करना ज़रूरी है, ऐसा लगता है, मतलब इन जनरल। अभी जो आपने डेफिनेशन दिया उसमें तो ये लग रहा है कि प्रोडक्शन ज़रूरी है करके। तो अभी जो मैं अपनी बात करूं तो मैं जॉब करके अक्सर थक जाता था, प्राइवेट जॉब कर करके। तो मैं सोचा कि अब गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छा होगा। ये सोच के मैंने एजुकेशन फील्ड में यूजीसी नेट की तैयारी करना चालू किया, जो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। पर सवाल ये है कि क्या वही प्रॉब्लम्स जो प्राइवेट जॉब में मुझे आते हैं, थकान वाला या फिर बोरियत, क्या वही चीज़ें फिर से नए तरीके से गवर्नमेंट जॉब में आएंगी क्या, ये समझ नहीं है। और दूसरा, प्रोडक्शन करियर का मतलब जॉब है या फिर प्रोडक्शन है? ये देखो, अगर अल्टीमेटली कैरियर को देखने जाएंगे दो भाग में दिखाई देता है। अल्टीमेटली तो जिसको रोजगार कहते या आजीविका कहते वो तो प्रोडक्शन पे खड़ा है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे किसी चीज़ का वो किसी को नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होगा तो गेहूं किसी को नहीं मिलेगा, कपड़े का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कपड़ा किसी को नहीं मिल सकता, मोबाइल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो मोबाइल किसी को नहीं मिल सकता, एसी का प्रोडक्शन नहीं होगा एसी किसी को नहीं मिल सकता, ईंट का प्रोडक्शन नहीं होगा ईंट किसी को नहीं मिल सकता, गद्दे का प्रोडक्शन नहीं होगा गद्दा किसी को नहीं मिल सकता, चादर का प्रोडक्शन नहीं होगा चादर किसी को नहीं मिल सकता। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ज़रूरत तो प्रोडक्शन की है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही हमको रिसोर्सेज, वस्तुएं मिलती हैं प्रयोग करने के लिए। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे वस्तुएं पैदा होती हों। प्रोडक्शन इज द ओनली वे, ओनली वे, दूसरा तरीका दिखता नहीं है। तो पहले पार्ट के उत्तर में तो मैं ये कहूँगा, ये जो जॉब की सारी दृष्टि है उसको अगर ठीक से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जाके जुड़ता है सेवा से। सेवा का मतलब है वैसे काम जिसमें हम सीधा सीधा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं। जैसे कपड़ा हमने बनाया तब तक तो प्रोडक्शन है,
लेकिन कपड़ा को धोने का काम और प्रेस करने का काम जब हम कर रहे होते हैं या कोई सर्विस इंडस्ट्री कर रही होती है तो प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो कपड़े का संरक्षण कर रही है, कपड़े को प्रॉपर यूज करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, न कि प्रोड्यूस करने का। ऐसे ही मान लो टीवी का प्रोडक्शन, टेलीविजन का प्रोडक्शन हो रहा है, एसी का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ तक तो प्रोडक्शन है। लेकिन जब वो खराब हो गया, आज एसी ठीक करने आए थे, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम है इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है नए एसी का, बल्कि जो है एसी वो जो नॉन फंक्शनल हो गया था उसको वापस फंक्शनल बनाने का काम हो रहा है। तो ये सेवा है, ये सेवा है, इसको सेवा नाम दे रहे हैं। सामान्य अंग्रेजी टर्म देखो ज़्यादा अच्छा है, सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा ठीक से पकड़ में आएगा। वो हिंदी में सेवा के बहुत सारे मतलब होते हैं, अंग्रेजी में देखोगे इसको तो ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा कि सर्विस इंडस्ट्री है। तो कपड़े को धो करके सुखाने करने का काम सर्विस इंडस्ट्री है। एसी रिपेयर मेंटेनेंस का या जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस के काम हैं ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं एक तो वो है उत्पादन में, दूसरा जो प्रोड्यूस हो गया उसका जो मेंटेनेंस का काम है, केयर का काम है, वो वाला जगह दिखाई देता है। ये दो तरह से दिखाई देता है कि जिसको तुम जॉब कह रहे हो उसका प्लेसमेंट दिखता है। कई बार प्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं, ठीक है, उसका सारा सेटअप क्रिएट करते हैं, आप सब लोग उसमें भागीदारी करते हैं, इस रूप में आपको जॉब मिलता है। अगर उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये है कि कुछ लोग कलेक्टिवली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली प्रोडक्शन का काम नहीं करके कलेक्टिवली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। वहाँ भी जॉब दिखाई देता है कि कलेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है, जॉब बटे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ जगहों पर ये दिखाई देता है कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पर जॉब है, ठीक है। तो जितने तरह के भी सर्विस इंडस्ट्री आपको सामान्य रूप से दिखाई देंगे वहाँ हम सीधा प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन सेवा का, सर्विस का काम कर रहे हैं। ये जो ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब से तंग हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर की क्या हालत है, इसके लिए तो जो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे लोग हैं ना वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। कोई है क्या? 1 2 3 4 15-20 लोग हैं जी, माइक दीजिए जरा 2-3 लोगों को, इनका एक्सपीरियंस ठीक होगा। इधर इधर और पीछे भी जरा दे के रखिएगा माइक जी। देखिए जिन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है उसका उत्तर तो आप ही लोग ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे जी। हाँ, सभी माइक डिस्ट्रीब्यूट रेड रखिए, एक जगह पे सभी ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। हाँ जी, मैं 22 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब में एंटर हो गया था। वो एंटर होने के बाद 52 इयर्स की एज में मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और ठीक सी पोस्ट पे था, मैं क्लास 1 पोजीशन पे था, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई थी। इतनी हालत ख़राब हो गई कि जैसे ही मौका मिला वहाँ से निकलने का, मैं वहाँ से बाहर निकल आया। तो अगर आप एक रोज़ी पिक्चर लेके चल रहे हैं कि वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी बॉस होता है और बॉस के ऊपर भी बॉस होता है, तो समस्याएं रहती हैं, स्ट्रेस रहता है। एंजॉय भी किया, किसी स्टेज पर काम करते हुए मज़ा आया, बहुत सी चीज़ें शुरू की, जिनमें से एक चीज़ थी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो पहला ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा था, वो जिस टीम में लगाया था उसमें मैं शामिल था। तो वो एक अच्छे अनुभव भी थे। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्ट्रेस नहीं होती, तो स्ट्रेस पूरी होती है। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अभी मैं 60 साल का नहीं हुआ। मेरी वाइफ भी इसी तरह सरकारी नौकरी को छोड़ के आई हैं 8 या 9 साल पहले। वो अपना अनुभव बता सकती हैं कि क्यों छोड़ा। नहीं, एक दूसरे का इफ़ेक्ट भी पड़ता है। कुछ अपनी जॉब का स्ट्रेस, कुछ खैर इनकी स्वभाव में इस तरह से था कि कभी स्ट्रेस घर पर नहीं लेकर आए। अपना स्ट्रेस ऑफिस का ऑफिस में छोड़कर आए, घर पर आकर कभी स्ट्रेस नहीं दिया। ये इनकी खासियत थी।
मैं पेपर के बंडल ज़रूर घर पर लाती थी, जो कि मेरे कभी स्कूल में कभी पूरा टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ या फिर मैं पेपर चेक करूँ। तो हमेशा ही रहता था कि घर पर काम का लोड और घर पर आकर घर की ड्यूटीज़ भी। तो जॉब का स्ट्रेस कम होता नहीं है। और फीमेल्स के लिए ये हम सोचें कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में कम है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी पूरा स्ट्रेस है और पूरी जवाबदेही है, ये हमें समझना पड़ेगा। और घर पर ला ला कर भी हमें काम करना ही पड़ता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को करना पड़ रहा है। बढ़िया। पीछे जो लोग हैं उनमें से कुछ बता दें। वैसे हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब का मतलब माना जाता है कि काम नहीं करना पड़े, पैसा समय से मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही भैया। बाहर से खड़ा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। हमारे कॉलेज में मैं आई वाज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन माय कॉलेज, तो आई वाज अराउंड 22-23 उस एज में मैं यंगेस्ट था। बहुत एस्पिरेशन लेके आए थे, लेकिन जब धरातल में उतरा वहाँ पे यही देखा गया कि बेनिफिट्स कुछ ही लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो हम युवा थे तो हम लग गए सुधार में। तो हमारा कीमती ईयर्स पूरा प्रोटेस्ट में दे दिया और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिए। पता चला हमारा 10 साल निकल गया और वापस जो नया बेटा वो उससे करप्ट निकला। और इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत सारे लोग ले लिए। मेरे जूनियर्स सब वो प्रमोट हो गए। हम लोग एमटेक भी होते हुए आज भी वैसी स्टेज में बैठे हैं। और जुडिशियल सिस्टम भी इतना करप्ट है कि 10 साल से हमारा केस चल रहा है कि अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। जज मेरे सामने बोला, आई अपीयर्ड इंस्टेड ऑफ माई लॉयर and he told me that your case is crystal clear and I am dictating the verdict. फिर 2 मिनट में उसके दिमाग में क्या आया कि लॉयर आया कि नहीं आया। सर अनफॉर्चुनेटली आवर लॉयर डिडंट कम। बस नेक्स्ट ईयर अनदर 5 years टिल डेट हमारा एक बंदा तो मर गया और 2 रिटायर्ड हो गए। अब हम 3 ही बच्चे हैं कि और हम भी 3 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। हाँ, रहा बात ये है कि मुझे जो दायित्व दिया उस दायित्व में मैंने एक पैसा भी करप्ट होने नहीं दिया। मेरे कॉलेज में जो सीसीटीवी लगा आज भी वो सही काम कर रहा है, उसकी वजह से डिसिप्लिन बना हुआ है। बट द थिंग इज मुझे ऐसे दायित्व नहीं देते हैं जिसमें उनका मनमानी चल सकता है कि अगर वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस मुझे नहीं देंगे क्योंकि उनके घर का मेंटेनेंस नहीं होगा, उनको पता है। तो मेरे को पेड़ पौधे की साफ सफाई की इस तरह का कार्यक्रम मुझे दिया जाता है, स्पोर्ट्स, और उसमें बजट इतना लिमिटेड होता है। बट द बेस्ट पॉसिबल थिंग है कि मैंने मेरा अपना दम में ही सारे काम किया। लेकिन व्हेन यू लुक बैक कि आपका कीमती साल बहुत वेस्ट होता है सरकारी में। इफ यू आर क्रिएटिव पर्सन एंड इफ यू आर पीस लविंग पर्सन, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। आदित्य भैया उनसे भी पूछ लें जरा, हमारे सरकारी नौकरी वाले बहुत लोग हैं लाइन से। हाँ भैया, मैं मतलब मैं जब युवा था तो मैंने 2 चीज़ सोची थी कि हाँ, क्योंकि आपने बताया ना कि काफ़ी लंबा समय हो गया, तो 2 चीज़ सोची थी कि एक सरकारी नौकरी नहीं करनी है और मतलब बीएड और शिक्षक तो बिल्कुल नहीं बनना है, और शादी के बारे में भी डाउट था जैसा पहले बताया था। तो दोनों ही मैंने कर लिया और अभी पिछले 8 साल से मैं सरकारी जॉब में हूँ। और बात वही है कि प्राइवेट जॉब में आपको परेशान होने के लिए कम पैसा मिलता है, वहाँ परेशान होने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी व्यवस्था के एक छोटे से पुर्जे हो तो आप उस पूरी व्यवस्था की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर पाते हो। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसके एक छोटे से पुर्जे कहीं आप हो और आपके आगे वाला अपनी एक स्पीड से काम कर रहा है, पीछे वाला अपनी एक स्पीड और स्थिति से काम कर रहा है, और आप जो भी कर रहे हो उसमें कोई बड़ा ऐसी कोई संतुष्टि आपको नहीं मिलने वाली है। योग से मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ, मैं कहता भी हूँ दोस्तों को कि अगर सुविधा के लिहाज से देखा जाए
केवल सुविधा के लिहाज से, तो मेरी जॉब इस प्लेनेट की सबसे सुविधा युक्त जॉब है। एक गवर्नमेंट कॉलेज है और मैं उसमें पढ़ाता हूँ। लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी है और इवेंचुअली मेरे पास 3.5 साल से प्रिंसिपल का चार्ज है। पूरे कॉलेज में 2.5 साल में अकेला था और अभी 2-3 लोग और हैं। कॉलेज अच्छा खासा बड़ा है, 39 बीघा की ज़मीन है, 6 करोड़ की बिल्डिंग है, काफ़ी सारा 600-700 बच्चे हैं। आते हैं बच्चे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बच्चे 3 काम के लिए आते हैं। पहला एडमिशन के लिए आते हैं, फिर स्कॉलरशिप के लिए आते हैं और फिर एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। और इससे ज़्यादा दुखी होने वाली बात यह है कि जो कॉलेज एजुकेशन की डायरेक्टरेट है वो भी हमसे यही अपेक्षा रखती है कि ये तीनों काम अच्छे से हो जाएं। पिछले 8 सालों में मैंने एक भी मीटिंग ऐसी अटेंड नहीं की, क्योंकि होती नहीं है, एक भी वीसी या मीटिंग या एक भी गाइडेंस डायरेक्शन प्रोग्राम कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। ये होता है आप कैसे एडमिशन दे रहे हो, आप कैसे स्कॉलरशिप दे रहे हो, आप एग्जामिनेशन कैसे चल रहा है, ऐसा वैसा, योजनाएं, स्कूटी, हम सबको पता ही होगा। तो अभी मेरे लिए मैं ये देखता हूँ कि मैं इस सेशन में विशेषकर मैं आज सोच के बैठा हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं सोच ही रहा हूँ कि वैकल्पिक रोजगार को मैं कैसे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 35 साल की उम्र में मैं ये सोच सकता हूँ, 45 साल या 50 साल में ये मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि अभी मुझे मेहनत करने की थोड़ी आदत है। तो मैं एक वैकल्पिक रूप से इसको शिफ्ट करने का अभी सोचा हुआ है। तो आदत होने और अवस्था होने से मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ। परिवार की भी एक लेवल की स्वीकृति है, धीरे धीरे इसको चेंज कर सकते हैं। और जो मेरे से आने वाली पीढ़ी के लिए जब मैं देखता हूँ उन्हें तैयारी करते हुए, तो मेरे से कई लोग परेशान भी हैं कि आपसे मिलके डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए आते हैं और 1-2 घंटा बात होती है और डिमोटिवेट होके चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी मेरी स्थिति यही है, तो मैं ईमानदारी से मेरी स्थिति रखता हूँ। और मतलब इससे हो सकता है कि उनको तात्कालिक रूप से ऐसा लगे कि हाँ यार, उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमको कोई हेल्प नहीं मिली, पर लंबे समय में ये वाकई वैसा ही है कि हमको एक बहुत मान्यता के जरिए हमको ये सिखाया गया कि हाँ, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाने में सुख है। ये जो एक मान्यता है, इस मान्यता के तहत ही सरकारी नौकरी का इतना बोलबाला है और इस मान्यता में ही खोट है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के तहत हमको ये सोचना ही होगा कि मेहनत करके पर्याप्त सुविधाएं जुटाने में सुख है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा पिछले 10 साल का सरकारी नौकरी का ये अनुभव रहा कि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जो ज्ञानावस्था जो मानव की है उसकी मूल चाहना है, या ये चीज़ तो है ही उसमें, कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता। तो न तो वहाँ हम अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, न कर्म स्वतंत्र हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने चयन किया है शिक्षक बनने के लिए, लेकिन उसके साथ हमको बहुत सारी उन बातों का भी चयन करना पड़ रहा है जिनका हमने चयन नहीं किया। तो वहाँ जो निरर्थकता है, वहाँ की निरर्थकता में हम निरर्थकता को देखकर हर महीने 1 तारीख जो सैलरी आती है उससे घर वालों को सबको सुविधा देते हैं, और बस जो भी जिनके पास ये जॉब नहीं है वो केवल ये बात हमको कहते रहते हैं कि तेरी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी है। और इस बात को लेके हमें खुश होना पड़ता है कि चलो ठीक है यार, ये बार बार खुश होने का एहसास दिला रहा है। बाकी कर्म स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ है नहीं। एक आदमी थोड़े सो को करके खुश नहीं हो सकता, वो कुछ ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि हम किसी बड़ी इकाई में जाकर प्रमाणित होते हैं। तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि यार विद्यालय जैसे बच्चों के बीच कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे जो अब तक ठीक नहीं हुआ। तो केवल विषय को बदलकर या विषय को पढ़ाने के अलावा हम एक अच्छा मानव बनाना चाहते हैं, यानी हम भी मल्टीप्लाई होना चाहते हैं।
तो वो चीज़ भी मेरी पूरी नहीं हो पाती उस सरकारी जॉब में। और दूसरा मैं देखता हूँ कि समाज में, या मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा कि अब सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट की तरह हो गए हैं। इसका मतलब हमने पहले ही मान लिया कि प्राइवेट तो कुछ बेहतर है ही। अब सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट अस्पताल की तरह हो गए, तो इसका मतलब प्राइवेट तो कुछ बेहतर है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, पूरा जॉब डर के रूप में रहता है, ऊपर से नीचे तक डर ही डर। आपको डराया जाता है दिन प्रतिदिन सस्पेंड होने के नाम पर, और आपको एक भी बार सस्पेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये बात हमारे पुराने लोग कहते रहते हैं, अधिकारी हैं, मेरे गुरुजी भी यहाँ बैठे हैं, सरकारी जॉब में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे मुश्किल काम है सरकारी नौकरी में किसी को निकालना, क्योंकि बड़े से बड़े गलत काम हो जाते हैं, उसके बाद भी निकाल नहीं पाते और आदमी आराम से जॉब करता रहता है। 17 सीसी दे दो, 18 सीसी दे दो, कोई सा भी सीसी का नोटिस दे दो। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति कैसे काम से बच जाए धीरे धीरे, क्योंकि जब मैं जॉब में गया था तो कुछ ना कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करी मेरे मित्रों की प्रेरणा से, लेकिन उसके बाद एक टर्म चलता है पूरी सरकारी नौकरी में, सरकारीकरण। सरकारीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? दरअसल कि आप जो भी चल रहा है पहले से, या पहले से जो मठाधीश बैठे हैं 18-20 साल तक उस जॉब में, वो जैसा चाह रहे हैं वैसे वैसा करते जाएं, कोई नया परिवर्तन करने का मत सोचो, वरना हमारे लिए भी समस्या आ सकती है। तो सभी अपने अपने कंफर्ट जोन में चलते जाएं और ज़्यादा आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सरकारी जॉब की वास्तविकता है। बढ़िया। टीचिंग का तो बहुत एक्सपीरियंस हम लोग सुन लिए, बिना टीचिंग वाले जॉब के कौन और लोग हैं जी? दीदी को माइक दे दीजिए जरा, नॉन टीचिंग वाला भी कुछ सुन लें सरकारी जॉब का हालत। हेलो, माइक ले लीजिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाउसिंग अथॉरिटी में एज अ आर्किटेक्ट काम करती हूँ। तो मेरा ऐसा अनुभव, आवाज़ आ रही है ना? आ रहे। तो मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे मन में था कि मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और समाधान चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अभी मैं जैसे देखती हूँ, समाधान काम से ढूंढेंगे तो कभी तो मिलेगा नहीं, तो कभी मिला ही नहीं। सही बात है, वो समझ में आ गया। और ठीक है, फाइनेंशियली कुछ मिला अच्छा, लेकिन जैसे देखा पूरे काम में संस्था का एक उद्देश्य है कि लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करे, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अफोर्डेबल की डेफिनेशन क्या है और हम लोगों को क्या दे रहे हैं। और जब कोई काम हमारे ऑफिस से निकलता है, कोई फाइल अगर कोई काम आया है, तो संस्था का उद्देश्य तो एक साइड रह गया, हर आदमी का अपना अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से वो काम करता है और वो काम का रिजल्ट कुछ और ही आता है। ऐसा मैंने देखा। तो मतलब वो, और ये काम, एक काम इतने दिनों तक चलता है और ऐसे लगता है 10 साल पहले भी वही काम कर रहे थे और आज भी वही काम चल रहा है, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, ऐसे लगता है। तो बहुत समाधान तो मिलता नहीं उधर काम करके। राकेश जी को सुना रहे थे, इनका भी एक एक्सपीरियंस है। आप कौन से जॉब में रहे वो बताइएगा जरा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राकेश है। मैं भी 19 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर लिया था और मेरी जॉब थी भारतीय सेना में पैरा कमांडो। तो थोड़ी सी उम्र में काफ़ी काफ़ी काम करने को मिला। जैसे एनएसजी किया, कुछ एक्सपीडिशन भी लड़े, जैसे K2 कराकोरम वगैरह, माउंटेनर भी किया, पैरा जंपिंग भी किया, ब्लैक बेल्ट भी लिया। तो फिजिकल के मामले में शुरू से आगे रहा था और यही सोच के लगा था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जो अच्छा लगे, और मेरे को खुशकिस्मती से करने का मौका मिला। फिर मैं योग साइड में चला गया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमको ये दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब में शोषण नहीं है, वहाँ भी है। प्राइवेट में जॉब में तो मान सकता हूँ कि कोई आपका बॉस होगा, उससे आपका डायरेक्ट लिंक होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो उससे पहले 10 ओहदे मिलेंगे बीच में। मैं अपनी फील्ड की बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऊपर तक पहुँचने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये भी रही कि मैं डायरेक्ट, मेरा लिंक जर्नलों से ही रहा। तो नीचे वाले वैसे भी मेरे से थोड़े जलते भूनते थे, क्योंकि ये जर्नलों के बीच में रहता है। क्योंकि कर्नल भी बात करने के लिए मेरे को एक बार भी हिचकता था कि इनसे, योग गुरु बोलते हैं मेरे को, कि इनसे बात करूं नहीं करूं। तो दूसरा ऊपर से ये हुआ कि मैं जो भारतीय सेना में जो ओलंपिक टीम है अपनी, इंडिया ओलंपिक टीम, उनका योग कोच और ट्रेनर रहा, मेडिटेशन के मामले में भी।
तो इसलिए भी मेरे को थोड़ा सा मतलब कोई भी नीचे का लेवल मतलब ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, कुछ कारणों से जैसे प्रमोशन होता है उसमें भी आपकी टांग खींचते हैं, और प्रमोशन के पीछे मैं कभी भागा ही नहीं, क्योंकि जब कर्नल जर्नल आके, मैं वो नहीं कहता कि इतना वो आगे आगे से हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी प्रणाम ऐसे बोलते हैं, तो प्रमोशन के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जॉब में, जो अपने हमारी भैया ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे को संतुष्टि मिलेगी या कैसा रहेगा, सब जगह वही है। प्राइवेट जॉब तो मैंने कभी करके नहीं देखा। हाँ, 22 साल तक मैंने भारतीय सेना में मतलब सेवा दी है। हाँ, मैं भी 16 साल की, मतलब जैसे 16 साल क्लियर हुआ हम भी आ सकते हैं, मैंने चाहा तब से, लेकिन वही है, कोई ना कोई दूसरा जर्नल आ गया, फिर दूसरा आ गया, ये बोलते कि आपने दूसरों को सिखाया, हमको नहीं सिखाया, हमको कुछ ट्रेनिंग दो। फिर अभी अग्निवीर योजना आ गई, तो अग्निवीरों को फिर उसमें 5-5 हज़ार अग्निवीरों को मैं ही ट्रेन करता था उनको, मतलब खासकर मेडिटेशन योग से। बढ़िया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि सब वही है, एक जैसा ही है। धन्यवाद। विकास भाई, पर्याप्त हो गया? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मतलब इस जॉब के साथ साथ जैसे जैसे आपसे पहले भी मिलना हुआ था, उस समय से ये चल रहा था कि अपनी आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर लूं करके। तो उस अर्थ में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, जो मैं एक बार अपने में देख पाया कि पर्याप्त चीज़ें तो हैं ऑलरेडी करके। तो अब क्या किया जाए, तो अब मुझे जो काम पसंद है मैं वो करूँगा, ऐसा भी एक पैरेलली चल ही रहा था। और घर वालों को दिखाने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी चल ही रहा था साथ में। तो भैया एक ये है कि मुझे जैसे कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए और समाज में तालमेल पूर्वक जीने के लिए मुझे लगता है कि जैसे ये जीवन विद्या शिविर हो गया और हमारे जो डिस्कशंस होते हैं वो ज़रूरी हैं, पर जॉब के दौरान उसके लिए समय नहीं मिलता। इस चीज़ को मैंने जॉब के दौरान ही फील किया था कि फिर चिड़चिड़ाहट आ रही है, फिर से अंडरस्टैंडिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं इस बात को भी पहचान पा रहा हूँ कि एक लेवल क्या, अपनी समझ को तो बढ़ाने के लिए समय चाहिए ही, मुझे आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर ही रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि उत्पादन वाला जो काम है उसमें मुझे अपनी समझ को भी बढ़ाने का समय मिल पाएगा, और मैं जो चीज़ क्रिएटिविटी के साथ करना चाहता हूँ, यूथ के साथ और भी काम, तो उसको भी कर पाऊंगा। ये मेरी समझ पे तो चल रहा है। बढ़िया। और किनके प्रश्न है? इधर, हाँ इधर माइक ढूंढिए। हाँ, तो सर क्या ये जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब ऐसे फ्यूचर में, जैसे हमारे को सर टॉपिक की जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ मिथ ऑफ फ्यूचर, सो क्या ये ऐसे ही रहेगा सेटिस्फेक्शन? ये तो वापस मैं जॉब वालों की तरफ ही इस प्रश्न को ट्रांसफर करूंगा। देखिए, सरकारी वालों की भी वही हालत है, प्राइवेट वालों की भी वही हालत। मैं अपनी बात बहुत क्लियरली बताता हूँ। देखिए, जिनका एक्सपीरियंस है वो बैठे हुए लोग हैं, तो मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ। तो वो तो मुझे लगता है कि नमस्ते भैया। कहाँ हैं जी? मैं भी पिछले 11 साल से सरकारी सेवा में हूँ और सीनियर टीचर हूँ, और राजस्थान का SRG भी हूँ, टीचर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ दबाव नहीं आता, काम का दबाव वहाँ भी आता है और सब तरह की राजनीतियाँ वहाँ भी होती है। लेकिन जब आप बच्चों से जुड़ जाते हैं, आपका गोल क्लियर होता है, तो ऐसा नहीं है कि दबाव हमेशा रहता है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपको बहुत ज़्यादा दबाव से गुजरना पड़ता है, और गांव में इतना दबाव नहीं होता है। मेरी अब तक 11 साल की जॉब गांव में रही है, गांव में इतना दबाव नहीं रहता है। किसका प्रिंसिपल है तो वो ठीक है, अपना थोड़ा बहुत तो राजनीतिकरण करता ही है। बाकी आप बच्चों से जुड़ करके अगर रहते हैं तो आप समय से जाइए, समय से पढ़ाइए। मुझे अच्छी बात ये मेरे साथ में ये रही कि मुझे जीवन विद्या मिल गई, तो मैं सिलेबस को तो कराता ही कराता हूँ, सिलेबस के साथ में जीवन विद्या उनको साथ में जितनी मेरी योग्यता है उस हिसाब से देने का प्रयास करता हूँ। इवन टीचर्स ट्रेनिंग होता है, मैंने 150 टीचर्स की कई बार एक ग्रुप का ट्रेनिंग करवाया है, तो वहाँ भी जो आगे से मेरे को मॉड्यूल मिलता है उसके साथ में इसको मैं देने का प्रयास करता हूँ। उनमें भी वो प्रयास या वर्तमान जो अव्यवस्था है कैसे उसका विश्लेषण कर पाते हैं उसके बारे में मैं रखने का प्रयास करता हूँ। और मुझे अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर विद्यालय में भी मिलता है और ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनमें भी मिलता है। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि प्रयास तो सबकी है,
और ये जो दबाव की बात चल रही है, देखो हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा बहुत दबाव होता है तो कभी कभी बहुत आराम भी होता है। तो हमें शिक्षा विभाग में होने के कारण कुछ फ़ायदे भी हैं कि हमें छुट्टियां मिल जाती हैं, जिस कारण हम ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं, बच्चों को समय दे पाते हैं, फैमिली को समय दे पाते हैं, यानी हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए भी समय मिल पाते हैं जो शायद प्राइवेट जॉब में नहीं मिल पाते। बढ़िया। दीदी कुछ पूछ रही थी। भैया अभी जैसे करियर का टॉपिक चल रहा है, तो ये तो इस डिस्कशन से पता चला है कि क्या नहीं करना है चाहिए, ये तो पता चल गया है, बट मेनली क्वेश्चन ये है कि मतलब करियर शुरू करने से पहले करियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस चीज़ में पता चल गया, बट हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, उसकी क्लियरिटी कैसे है, इंटरेस्ट कैसे पता चले कि हमारा इंटरेस्ट, जैसे बच्चों का लेके कि हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, कॉमर्स में है या आर्ट्स में है, या फिर कॉमर्स ले लिया तो हमें सीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए, उस पर थोड़ी सी क्लियरिटी। बढ़िया। दो तरीका हमको समझ में आता है इन चीज़ों को फाइंड आउट करने का। एक तरीका है अपना हाथ जला के सीखना, दूसरा है दूसरे का जला हुआ हाथ देख के सीख लेना। अगर हमसे पूछेंगे तो ये दो तरीका ही हमको दिखता है। तो हमारा इंटरेस्ट साइंस में है कि कॉमर्स में है कि आर्ट में है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि साइंस को पढ़ना हमको अपने आप में सेटिस्फाइंग लगता है या उसके लिए कोई अलग से रिवार्ड चाहिए। आर्ट को पढ़ना, अगर आर्ट है तो आर्ट को पढ़ना हमको अपने आप में सेटिस्फाइंग और प्लीजिंग है, प्रसन्नता देने वाला है, या हमको उसके लिए अलग से कोई दूसरा रिवार्ड चाहिए। अगर अलग से रिवार्ड चाहिए तो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ये पक्का कहा जा सकता है। तो एक बात तो मुझे ये कहनी। दूसरी ये कहनी कि अगर साइंस और आर्ट इसलिए ले रहे हैं कि आगे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉ करना है, टीचर बनना है, तो हमको लौट करके ये देखना चाहिए कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या लॉयर जो भी हम बनना चाहते हैं उनकी लाइफ कैसी है। अब उसका मतलब अब साइंस से नहीं रह गया, मैथ से नहीं रह गया, ठीक है, आर्ट से नहीं रह गया। अब जो आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हमको उनमें से कुछ लोगों से मिलना चाहिए। उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसको थोड़ा सुनना चाहिए। और एक्सपीरियंसेस सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ये पूछें कि मैं लॉयर बनूं कि नहीं बनूं, मैं टीचर बनूं कि नहीं बनूं, मैं डॉक्टर बनूं कि नहीं बनूं, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। उस जॉब में रहते हुए उनको क्या प्रोज दिखाई दे रहा है, क्या कॉन्स दिखाई दे रहे हैं, क्या अनुकूलता दिखाई दे रही है, क्या प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, वो सुनना चाहिए। और फिर उस लिस्ट को देख करके आप अपने लिए तय कर सकते हैं कि वो अनुकूलता आपकी ज़रूरत है कि नहीं, और जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, जो कॉन्स हैं, उनको आप झेल सकते कि नहीं। उसमें भी ये दूसरा वाला भाग देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समस्याएं उस जगह पे आती हैं उसको झेलने के लिए मैं कॉम्पिटेंट और कैपेबल हूँ कि नहीं। क्योंकि जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो अच्छे ही लगते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो जम ही जाएगा। लेकिन जो वहाँ प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं वो हम फेस करने में कैपेबल हैं कि नहीं, ये निश्चित रूप से देखने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ जाके हम प्रॉब्लम में न फंस जाएं। तो ये दो बात मैं कहूँगा कि अगर पढ़ने की जगह से देख रहे हैं तो वो अपने आप में हमारे लिए प्रसन्नता देने वाला हो, न कि अलग से कोई रिवार्ड चाहिए। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा फर्स्ट करो तो साइकिल देंगे, ठीक, तो उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको तो साइकिल में रुचि है जिसके लिए पढ़ाई कर रहा, ठीक। रुचि का मतलब है जिसको करने में उसको खुद ही प्रसन्नता मिलती है। और दूसरा है कि किसी कैरियर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, तो फिर वहाँ मैथ साइंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ तो मतलब है उस प्रोफेशन में क्या काम करना होता, क्या नहीं करना होता, क्या परिस्थितियाँ होती। ऐसे कुछ लोगों से मिल करके उनके एक्सपीरियंसेस सुनने चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछिए कि मैं लॉयर बनूं कि नहीं बनूं, मैं इंजीनियर बनूं कि नहीं बनूं। उनसे तो ये पूछिए कि एज ए इंजीनियर आप जहाँ जी रहे हो वहाँ आपको क्या अनुकूलताएं दिखती हैं, क्या समस्याएं दिखती हैं, क्या उसके आपको प्रोज दिखते हैं, क्या कॉन्स दिखते हैं। वो लिस्ट लीजिए, वो लिस्ट बनाइए,
और फिर उसमें ये देखिए कि जो उसकी कठिनाइयां हैं उसको आप फेस कर पाने में समर्थ हैं कि नहीं, और तैयारी करके समर्थ हो सकते कि नहीं, ठीक है? वो देख लीजिए। और जो बेनिफिट्स मिल रहा है आपको, ये देखिए कि उसने मिल जाने से आप संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, ठीक है? इतना देखने की जरूरत है। हाँ श्योर। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे मेरी बात क्लियर हो गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुझे समझ आया। उसकी एक आगे की स्टेप, इन जनरल जिनके पास फैमिली बिजनेस होता है तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करे, या फिर एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए। अभी एक बार जो पढ़ रहे हैं उसे और अच्छे तरीके से पढ़ के थोड़ा जॉब का एक्सपीरियंस लेके देन फैमिली बिजनेस में आए, या फिर अपन डायरेक्टली फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं तो जैसे इतना सारा टाइम अपन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 7 साल उसमें इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली हम उसमें बेटर कर सकते हैं। तो कैसे एक डिसीजन मेकिंग ली जाए? बढ़िया, इसको भी मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कोई है जिनका फैमिली बिजनेस रहा हो और आप लोग कंटिन्यू किए या डिसकंटिन्यू किए? दोनों तरह के लोग, एक तो दिख रहा है, इनसे सुन ले पहले। जिनका फैमिली बिजनेस रहा हो और आगे चलाए हो या छोड़ दिए हो? हाँ। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, हमारी पूरी, मैं सिंधी हूँ तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो बिज़नेस में ही है। पर चूँकि मैंने इंजीनियरिंग की थी तो और अच्छे से की थी, तो मुझे लगता था कि भाई कुछ उसका रिटर्न दिया जाए सोसाइटी को, जब इतना मैंने अच्छे से पढ़ा है तो घर वाले बहुत चाहते थे कि भाई, जैसे जो मेरी पहली जॉब लगी थी तो उस वक्त जो मेरी सैलरी थी, जो मेरे भैया के दुकान पे सेल्समैन थे उनकी आधी थी, उनको 3600 मिलते थे, मुझे 1800 रुपये मिल रहे थे। तो बोलते थे कि तुम कैसे गुजारा करोगे। तो लेकिन मैंने कहा कि अब इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं कम कमाऊंगा आप लोगों से, पर मुझे शायद सेटिस्फेक्शन उसमें मिलेगा, और फिर मैंने वो चूज़ भी किया और अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब समझ में ही नहीं आता था कि दुकान पे जाके मेरा काम क्या होगा, कपड़े आएंगे, मैं वो करूँगा, और वहाँ पे मुझे मज़ा आता था। मेरे सब्जेक्ट में जो भी मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे प्रोग्राम बनाना या पढ़ाना, मैंने एजुकेशन में हूँ, टीचिंग में हूँ, तो वो मैंने चूज़ किया, तो वहाँ मुझे मज़ा आता था। और थ्रू आउट द लाइफ मैंने टीचिंग को बहुत एंजॉय किया है, बहुत मज़े आए हैं। जैसे श्याम भैया ऐसे एंजॉय करते हैं, ऐसे ही मुझे अगर 4 घंटे भी आप पढ़वाओगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कैसे 4 घंटे गुजर गए। मुझे बहुत मज़ा है। छोटा सा प्रश्न पूछना था, मतलब क्लैरिटी की दृष्टि से ही मैं पूछ रहा हूँ। ये बिजनेस को छोड़ करके जॉब में जाते समय कहीं सम्मान या पहचान का मुद्दा तो नहीं था कि ये लगता होगा कि ये जॉब अच्छा है और ये बिजनेस का काम करना बेकार है? मुझे पता नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारी कम्युनिटी में बिजनेस करना ज़्यादा सम्मानीय था। इवन जनरली आपकी शादी में जब भी कोई आते हैं, मतलब सिंधी कम्युनिटी में ये पूछते हैं कि किस चीज़ का काम करते हो, क्योंकि वहाँ पे सब बिजनेस करते हैं। तो मैं बोलता था कि मैं किसी चीज़ का काम नहीं करता, मैं तो नौकरी करता हूँ। तो शादी करने में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि कोई भी वो पूछते थे कि फिर आपके नाम क्या है, दुकान भी नहीं है, घर भी आपके नाम नहीं है, तो फिर पर हो गई मेरी शादी किसी तरीके से। लेकिन मैं आज बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक एयरबस में लड़की है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी 22-24 लाख रुपए सैलरी है। मेरा बेटा है, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, उसकी भी सैलरी अच्छी खासी है। मेरी खुद की भी सैलरी अच्छी खासी है। बढ़िया। और मैं सेटिस्फाई हूँ। बढ़िया। और किन्हीं का तजुर्बा है अपने फैमिली बिजनेस का? नहीं, फैमिली बिजनेस हो या फैमिली बिजनेस को छोड़े हो? तो मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। जी, आपका तो समझ गया। बिजनेस किया है सर खुद का। ठीक ही कह रहा है। बिजनेस किया है सर खुद का ही दिमाग लगाया तो बढ़िया ही है, पैसा भी है सब। हाँ, तो फैमिली बिजनेस नहीं, मेरे को लगा खुद का बिजनेस। नहीं, बात तो फैमिली बिजनेस के संदर्भ में हो रही थी।
चलिए, मुझे जो अब अनुमान बनता है मैं उसको प्लेस कर देता हूँ, और मैं पहले बता दूँ कि मेरा हाँ हाँ और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब से 3-4 साल हो गए जब से मैं जीवन विद्या के साथ जुड़ा हूँ, तब से मेरे स्टूडेंट्स को या जो मेरे अंडर एम्प्लॉइज़ हैं, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, उनको बहुत अच्छे से अब मैं डील कर पाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो यहाँ सीखी हैं थोड़ा कूल रह के, तो उससे फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट नहीं जाती है। मेरे स्टूडेंट्स के साथ या मेरे जो मेरे अंडर एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ डील करने में कंफर्टेबली, मतलब अभी और ट्रांजिशन फेज़ है मुझे लगता है, और आगे चल के और अच्छे से मैं उनके साथ डील कर पाऊँगा, थैंक्स टू जीवन विद्या। यस, बढ़िया। देखिए, मुझे जो उसमें अनुमान बनता है ना, उस अनुमान के तहत मैं 2-3 बातें कहूँगा, बाकी आप लोग अपनी परिस्थिति के साथ उसको देखिएगा। एक तो ये दिखता है कि हम कोई बिजनेस जो घर में चल रहा है, एक वो हमारे पास है। दूसरा यह है कि हम बाहर जाके कोई इसी दूसरे काम को करना चाह रहे हैं। ये 2 है हमारे पास जिसमें हम देख रहे हैं। हम तो पैरामीटर आपको बता देंगे, उस बेसिस पर आप डिसाइड करिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। एक परिवार के रूप में जीते हुए ना, जो नीड्स हमारी दिखाई दे रही थी, ये अपने मेंटल पीस के संदर्भ में ना, हमको इन पैरामीटर्स पर देखने की ज़रूरत है कि कहाँ मेरे लिए ज़्यादा अनुकूलता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि कौन सा बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा, बट ये ऊपर से नीचे तक जो मानसिक प्रसन्नता के पैरामीटर्स हैं ना, इसको फुलफिल करने में जो इस काम को आपका परिवार पहले से कर रहा है उसमें ज़्यादा अनुकूलता दिख रही है, या अलग हटके जो आप ट्राई करना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा अनुकूलता दिख रही है, वो पैरामीटर के बेसिस पर हमको कैलकुलेट करके देखना चाहिए, और जहाँ लगे कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस तरफ चलना चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा सुख दिखाई दे या जहाँ कम दुख दिखाई दे, उस रास्ते को चुन करके बढ़ने की ज़रूरत है कि ये मेंटल पीस के जो पैरामीटर्स हैं, अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूरा कर पाना, संबंधों में तृप्तिपूर्वक जी पाना, समाज में कुछ सार्थक भागीदारी कर पाना, सुविधाओं के सदुपयोग को इंश्योर कर पाना, ये पैरामीटर्स की सुनिश्चितता कहाँ हो रही है जो फैमिली बिजनेस चल रहा है उसमें, या जो हम अलग हटके करना चाह रहे हैं उसमें, वो डिसाइड करना चाहिए अपने जगह से, और जिसमें लगे कि ज़्यादा अनुकूलताएं हैं उसको मूव करने की ज़रूरत है। एक सरकारी नौकरी में एक कंसर्न था कि हमारी तरफ सरकारी नौकरी का मतलब है टॉप लाइन, और शादी तभी होगी जब सरकारी नौकरी है, लगभग ऐसा। और लड़के की कि लड़की की? दोनों। लड़की लड़के की शादी तो सरकारी नौकरी से ही है, मतलब ऐसा टैगलाइन है ऊपर वाला। अच्छा। लड़की की हो जाती है टोंक और जयपुर का जो एरिया है, लगभग कोटा वाला पूरा। अच्छा। सरकारी नौकरी है तभी शादी की बात शुरू, और नहीं है तो उम्र निकल जाएगी काफी, हो जाए तो किस्मत। फिर दूसरी चीज कि सरकारी नौकरी लग गई तो लड़कियों की लाइन, जिसमें से सारी लिस्ट बनाओ, लड़का और लड़की वैसी मिल जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो जैसे तैसे कोई भी लड़की मिल जाए उसके लिए लड़का तैयार। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी सरकारी नौकरी में ये है कि हमारे परिवार में लगभग सब भाई बहन और सब पिताजी हैं, सब सरकारी नौकरी से हैं। तो जो भी पढ़ रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है, सरकारी नौकरी लगना। अब उसमें क्या है, लगभग सबकी उम्र, किसी की उम्र 25 साल हो गई है, किसी की 30 साल हो गई है। तो उसमें क्या है, अब कोई लग गए हैं, कोई नहीं लग पा रहे हैं। तो जो नहीं लगे हैं वो डिप्रेस्ड हैं काफ़ी, कि और फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उसमें मेरा छोटा भाई है, वो 5 साल हो गए उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए। अब वो नौकरी नहीं लग पाया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है, आपने 5 साल प्रयास किए काफ़ी हैं, और अभी भी समय है, तो कोई काम और भी हो सकता है जिसे किया जा सकता है। तो उसने बात मान ली, तो फिर उसको काम जमा नहीं, फिर वो वापस सरकारी नौकरी में लग गया। लेकिन
सेकंड टाइम में वो लगता है ना तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड है और जैसे समाज और घर वालों के दबाव से ज़बरदस्ती तैयारी कर रहा है। और मैं कोई उसे बात बोलता हूँ काम की तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। सेम कंडीशन उसकी वाइफ की है, वो भी तो वो शादी हो गई बिना सरकारी नौकरी के? हाँ, उनकी हो गई। अच्छा, कम चांस है, मतलब किस्मत वालों की हो जाती है। उसमें मेरी भी किस्मत है, बिना सरकारी नौकरी के मेरी भी हो गई। तो अब वो दोनों घर वालों से अलग रहते हैं और डिप्रेस्ड हैं। मतलब बात मानना, उनके टारगेट एक ही, सरकारी नौकरी लगना, और वो एक दो बार लगभग फेल हो चुके हैं वापस, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखे जा रहे हैं। उसके चक्कर में बहुत सारी वो अच्छे काम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और उससे ना उनका कहीं खुशी मनाने में मन करता है। मतलब एक जीवन एक तरह से निराशावादी मुझे दिखलाई पड़ता है। तो उसका कोई अच्छा समाधान हो तो जरूर मैं सुनना चाहूँगा। समाधान पर तो अभी देखते हैं इस स्पेसिफिक केस पर कि क्या किया जा सकता है। जो कैरियर से निराश हो गए हैं उनका क्या करें का उत्तर पे बात करते हैं। अभी तो पहले कैरियर ढूंढ लेते हैं, फिर निराशों को बात करेंगे। जी, माइक किधर है? इधर भैया। जैसे भैया आपने बताया कि पहले तो ज़रूरतें पहचानना, आवश्यकता पहचानना। तो अगर आवश्यकता ऐसी हो जिसमें कम बजट से तो हो नहीं पाएगा, तो उस ज़्यादा बजट को लाने के लिए तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। और नौकरी भी ऐसी वैसी छोटी मोटी तो कोई लगने से वो आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो बड़ी जॉब लगनी पड़ेगी। तो आवश्यकता तो यहाँ पे फिक्स कर रखी कि हाँ कि ये आवश्यकता है, घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, सारी फिक्स कर रखी है। पहले आप कंटिन्यू करो, फिर बताता हूँ। ठीक है। और उसके बाद रही बात इंटरेस्ट की, तो अभी तक तो इंटरेस्ट ही पहचान में नहीं आया, क्योंकि हर काम करके देखा है, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 2 साल किया और वापस बोरियत आ गई। तो उसमें इंटरेस्ट तो पहचाना नहीं है, तो फिर वो तो पूरा ही लूप चलने लग गया बढ़िया बोरियत का। और वापस तीसरा ये है कि मतलब सरकारी करो या प्राइवेट करो, उसमें अगर आगे वाला कुछ कह रहा है और आप उससे इफेक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, तो उसको सुधारा जा सकता है। वैसे अगर सरकारी करेंगे तो भी वही हालत रहेगी जैसे प्राइवेट करते हैं। क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा? रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं। देखिए भैया, हाँ 1 मिनट, आप मेरा लेकर के फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर इसी से जुड़ा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसी से जुड़ा भैया। हाँ, और अपेक्षा तो आपसे तो बहुत अपेक्षा ही रहती है कि एक अलग ही इंसाइट आएगी, पर जिस तरह से टॉपिक गया है उसमें कैरियर या आजीविका की बात आई तो वो नौकरी पर शिफ्ट हो गई या थोड़ा बहुत बिजनेस पर शिफ्ट हो गई है। मेरी जो अपेक्षा थी, मुझे पता भी है कि आपकी एक अलग ही एक्सपर्टाइज है जो आप उस तरफ ध्यान दिला सकते हैं जहाँ ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसमें आपने पॉइंटर्स भी दिए हैं कि जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या वस्तु के उत्पादन में हम सर्विस भी कर रहे हैं, तो एक तो वो समाज की आवश्यकता कितनी है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, प्रकृति की आवर्तनशीलता कितनी है, और उसका ध्यान नहीं जाने से कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उत्पादन की उतनी ज़रूरत नहीं है या आवर्तनशीलता के अर्थ में भी नहीं है, उसकी समाज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एक मजबूरी हो गई है कि उसको कंटिन्यू करना ही एक तरह से सिस्टम बन चुका है। और उस सिस्टम में एक अच्छा पैकेज मिल जाए हमारे को। ज़्यादातर नौकरी जो भी ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं, उनकी मानसिकता वैसी बन गई है। और जो पॉइंटर आपने दिया है कि विनिमय परस्पर पूरकता के अर्थ में है, ना कि लाभ मानसिकता, तो ये शिफ्टिंग है आज की जो स्थिति है और जो प्रयोजन है, वहाँ की शिफ्टिंग के लिए क्या सूत्र हो सकते हैं, हम कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, और नौकरी या बिजनेस जो चूज़ कर रहे हैं उनकी मानसिकता में कैसे परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा उस पर सुनना चाह रहा था। आते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है ना, मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली जब अलग होके देखता हूँ ना, मतलब इस बात को नहीं मैं देख रहा हूँ अभी कि आपके कैरियर को हल कर रहा हूँ, इनके कैरियर को हल कर रहा हूँ। इन जनरल समाज की अगर स्थिति को देखें एक बार, तो अभी जिस तरह से आपने बताई ना आवश्यकताओं को, उसमें तो ये लगता है, उस डिजाइन से देखने से तो ऐसा लगता है कि उस तरह की नौकरी तो समाज में 1% लोगों को भी मुश्किल से मिलेगी कि नहीं, नौकरी ही नहीं है उससे ज़्यादा। तो 99% लोगों की तो आवश्यकता पूरी नहीं होने वाली है, ये गारंटी है।
ठीक। और जिस समाज में 99% लोग अभावग्रस्त रहेंगे, वो समाज एक दूसरे का खून नहीं पिएगा तो क्या करेगा, कि नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्टिवली अलग हट के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो 1% जो जगह है नौकरी का, वो तो 1% लोगों को मिलना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं वो नौकरी जो क्लास आप बता रहे कि छोटी मोटी से भी काम नहीं चलेगा। छोटी मोटी को जोड़ भी दें तो भी 3-4% से ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब तो उससे ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। तो फिर करेंगे क्या बाकी लोग? बेरोजगार की लिस्ट में खड़े होंगे। अगर उस डिजाइन से चलेंगे तो बाकी बेरोजगार की लिस्ट में खड़े होने के लिए बाध्य हैं। दे आर फोर्स्ड टू बी इन द लिस्ट ऑफ बेरोजगार, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में हम खड़े होने के लिए तैयार बैठे हुए। मुझे लगता है कि समाज के रूप में जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस डिजाइन को रिव्यू करने की जरूरत तो दिखाई देती है। तो एक बार ये जितने मुद्दे लिखे थे ना हम, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर के संदर्भ में, उन सभी मुद्दों को हमको पलट के देखने की जरूरत है कि ये जो आवश्यकता भी हम पहचान रहे हैं वो ठीक ठीक पहचान भी रहे हैं कि नहीं। और अगर हर मानव की ज़रूरत को पूरा होने की दृष्टि से हम देखेंगे, वह युवा तो युवा है, पड़ोसी का घर का पेट नहीं भरेगा तो हमको कठिनाई होने ही वाली है। हम जब बहुत छोटे स्केल पे देखते हैं तो हमको लगता है मेरा पूरा हो जाए, दूसरे का क्या। लेकिन दूसरे का अगर नहीं पूरा होगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे लिए भी प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही ना। समाज में अगर इतनी ज़्यादा विषमताएं हैं, चोरी की समस्या को कौन रोक सकता है, ठीक है, लूट को, अपहरण को कौन रोक सकता है, वो तो चलेगा ही। तो जब ऑब्जेक्टिवली हट करके देखते हैं तो ये लगता है कि ये 1-2-3% लोगों को कोई रोजगार देना और बाकी लोगों को बेरोजगार की लिस्ट में खड़ा कर देना, ये कोई बहुत अच्छा उपाय तो नहीं है, कि नहीं। कहीं ना कहीं हमको उपाय वो सोचने की ज़रूरत है कि हर आदमी अपनी ज़रूरत को परिवार के रूप में पूरा कर सके, ठीक है। तभी इसका ठीक ठीक उत्तर या समाधान दिखाई देता है कि हर आदमी परिवार के रूप में जीते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उस दृष्टि से जब देखते हैं तब तो ऐसा समझ में आता है कि प्रोडक्शन या सर्विस, इसमें भागीदारी की संभावना तो ज़्यादातर लोगों की हो सकती है। किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में या किसी न किसी सर्विस में, सेवा में भागीदारी की संभावना तो हर आदमी की हो सकती। और सेवा का बहुत स्कोप है। जैसे घर बनने में देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का काम एक सेवा है, प्लम्बिंग का काम एक सर्विस सेक्टर का काम है, प्रोडक्शन नहीं है उसमें उस तरह से, सर्विस सेक्टर का काम है। ये जो बिजली का काम है ये सर्विस सेक्टर का काम है। ऐसे ही आप देखिए टाइल्स की फ्लोरिंग का काम है, ठीक है, ये सब सर्विस सेक्टर के। ये दिखता है कि रिसोर्सेज हम जब भी यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन होना तो जरूरी है। इस रूप में प्रोडक्शन की नीड हमेशा बनी रहेगी, ये पक्का है। सोसाइटी कहीं भी पहुंच जाए प्रोडक्शन की नीड बनी रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। और हर आदमी कैपेबल है प्रोडक्शन करने में या कैपेबल हो सकता है, या तो कैपेबल है या थोड़ा प्रयास करे तो कैपेबल हो सकता है। तो अगर पूरे समाज की दृष्टि से देखते हैं तब तो मुझे यही लगता है कि प्रोडक्शन या सर्विस में पार्टिसिपेशन ही कहीं ना कहीं उसका उपाय है। और अभी की शिक्षा नीति को भी आप देखेंगे, एनईपी को, एनसीएफ को, जो 2020 का एनईपी है उसके बाद का एनसीएफ है, कहीं ना कहीं वो स्वरोजगार पर बहुत जोर देने की बात कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बहुत जोर देने की बात कर रहा है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि नौकरी सबको मिलनी नहीं है और उस डिजाइन से चलेंगे तो ज़्यादातर लोग बेरोजगार की लिस्ट में खड़े होंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से तो ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन सेक्टर या सर्विस सेक्टर यही जगह है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को कंज्यूम कर सकता है, उसमें लगा सकता है। अन्यथा जॉब में तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। और जो आजकल का टैग लाइन है कि जॉब सीकर बनेंगे कि जॉब क्रिएटर,
तो ये क्रिएटर बनने की दृष्टि से भी पॉसिबिलिटी तो प्रोडक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ही है। जॉब सेक्टर में तो जॉब क्रिएटर बनने की कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है। तो आज भी जिस तरह से हम NEP NCF में सोच भी रहे हैं विजन को, उसके साथ मैच करा के भी देखें तो यही समझ में आता है कि प्रोडक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ही बेरोजगारी को दूर करने का एक उपाय है। दूसरे रूट्स तो हम में से किसी को भी बहुत दिखते नहीं हैं। उससे ज़रूरत पूरी हो सकती है कि नहीं, अगर उसको पूछेंगे तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन एकमात्र तरीका है जिससे किसी की ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है। पैसे से भी जो चीज़ें मिल रही हैं वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कोई कर रहा है वही हमको मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो पैसा वो हमको लाके नहीं दे सकता। जैसे बाज़ार में अगर ऑर्गेनिक उत्पादन ही नहीं हो रहा हो, पैसा आपको ऑर्गेनिक खाना नहीं दे सकता। बाज़ार में अगर शुद्ध घी नहीं मिल रहा हो, पैसा आपको शुद्ध घी लाके नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं उपाय तो प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ही दिखता है, हर मानव के रोजगार की दृष्टि से या हर मानव के स्वावलंबन की दृष्टि से, ठीक है। मुझे और कोई ऑप्शन तो नहीं बहुत दिख रहा। भैया जो सेकंड क्वेश्चन था इंटरेस्ट वाला, वो बोरियत वाला। इंटरेस्ट और बोरियत में तो देखिए मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्ट और बोरियत का कारण इसलिए है कि हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी या फैमिली और उसमें अपना पार्टिसिपेशन और रिलेशनशिप वो दिखता ही नहीं है। तो किसी भी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, क्योंकि उस काम में अगर सुख ढूंढेंगे तो कितनी देर मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा। थोड़ा जब तक कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तब तक तो थोड़ा मन लगा रहता है। जैसे ही वो ख़त्म होता है चीज़ें ख़त्म हो जाती। अगर हमको सोसाइटी के साथ अपना कनेक्शन दिखे, फैमिली के साथ अपना कनेक्शन दिखे, वो रिलेशनशिप दिखे, उस रिलेशनशिप में संबंध का भाव हो, तो फिर हम किसी काम को जिम्मेदारी से निरंतरता में करने की सोचते हैं। काम तो छोड़िए ये प्रोडक्शन का, घर का भी छोटा से छोटा काम हो ना, कि रोज़ घर की सफाई कर लेना हो, उसमें भी हमको बोरियत लगती है। उत्पादन तो तुम कुछ भी करो कोई बात नहीं, ये घर के जो सामान्य काम है, खाना बनाना, सफाई करना, ये तो रोज होने वाला काम है ना, कि नहीं। इसमें भी अगर हमको बोरियत हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब काम में इंटरेस्ट सिर्फ हम ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। कहीं ना कहीं हमको संबंध का भाव अगले के साथ दिखता है तो खाना बनाने में कुछ रुचि होती है। कहीं ना कहीं परिवार की व्यवस्था हमको समझ में आती है, उसमें एक भागीदारी अपनी समझ में आती है संबंध के भाव के तहत। तो हमको लगता है कि एक बड़े पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके हम उसका एक हिस्सा कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन अगर संबंध नहीं दिखेगा, उसमें वो भागीदारी नहीं दिखेगी, उसमें स्नेह का भाव नहीं होगा, तो कोई काम बहुत दिन तक तो इंटरेस्टिंग लग नहीं सकता है। कैसे लगेगा? तो ये तो रिलेशन में हो गया। अब मैं अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो उसमें मैं रिलेशन को कैसे देखूंगा? क्योंकि आपने बताया कि इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी पहचान ये है कि आपको किसी की अगर जरूरत है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, तभी आप उस काम को करें। अकाउंटिंग के काम को आ गया आपका बात। अकाउंटिंग के काम को भी देखेंगे तो कोई एक सिस्टम चल रहा होता है किसी प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोडक्शन का हिसाब किताब रखना, ठीक है, या उस प्रोडक्शन सिस्टम का टोटल फाइनेंशियल जो फ्लो है उसको मेंटेन करना, ये अकाउंट का काम है। तो उस पूरे सिस्टम की भूमिका को हम देख पाते हैं कि सोसाइटी के एक रिस्पॉन्सिबल भाग होने के कारण एक पूरा काम चल रहा जो सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल है। प्रोडक्शन का एक काम चल रहा जो सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल है, उसके एक फाइनेंशियल फ्लो का मेंटेनेंस का काम हम देख रहे हैं। ऐसा उसका प्लेसमेंट दिखाई देगा। अन्यथा तो कहीं ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहाँ ढूंढिएगा? कहाँ ढूंढिएगा? माइक। हेलो। जिनका जो पेशेंस होता है उसमें वो एंजॉय करते हैं,
जैसे सपोज करो कोई फोटोग्राफी का पैशन है, किसी को म्यूज़िक का है, किसी को फिज़िक्स का है, किसी को इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का है, उसमें तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। यस, पर जिनको क्लियर ही नहीं है कि मुझे किस में मज़ा आता है, किस में एंजॉयमेंट आता है, उसको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वाकई में मुझे मज़ा आता है। वो तो है। हाँ जी, कुछ कह रहे? अभी मेरा इंटरेस्ट आते क्या कह रहे? माइक पीछे ले लो। इंटरेस्ट को ढूंढा जाए, उसको पहचाना जाए, तो वही तो जवाब है। उसको कैसे तरीका? इंटरेस्ट, वही कह रहा हूँ। अगर सामान्य रूप से अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इंटरेस्ट के क्रिएट होने का एक ही जगह है कि एक सिस्टम में हम अपने मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को देखने के आधार पर हमारे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बिट्स एंड पीसेज में अपने काम को देखने के बदले एक सिस्टम में अपने काम का पार्टिसिपेशन या वैल्यू देखने के आधार पर इंटरेस्ट क्रिएट होता है हमारे अंदर। ऐसे तो कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। वो बात ठीक ही कह रहे हो, अगर नहीं है पहले से उस तरह का तो नहीं बनेगा। तो जहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महसूस होता है वहाँ पे इंटरेस्ट बना रहता है हमारा। जहाँ कंट्रीब्यूशन महसूस होता है, और कंट्रीब्यूशन एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के रूप में, कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ पैसा मिलने के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ मैंने, तो उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। नहीं, जैसे अगर मैं कोचिंग पर हूँ या पढ़ने गया हूँ तो वहाँ पर सर की हेल्प करवाना या ऐसा कोई भी, तो उसमें मेरे को मतलब नहीं लगता, प्रेशर नहीं डालता खुद को, तो ये भी तो इंटरेस्ट हो गया इसका मतलब। फिर से अगर मैं कहीं कॉलेज जा रहा हूँ और वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी हेल्प करवा रहा हूँ वहाँ, और वहाँ मेरे को खुद को प्रेशर नहीं डालना पड़ता कि यार क्या करना पड़ रहा है, तो वो भी तो इंटरेस्ट हो गया इस तरह। वही, वो सेवा का भाव, वो इंटरेस्ट हो सकता है निश्चित रूप से, पर वो आपके रोजगार का साधन नहीं हो सकता है। उनका सुन ले पीछे जरा। नहीं, आप रखो, पहले सुन ले। हाँ, अभी मेरा जो इंटरेस्ट है और मेजॉरिटी यूथ का आई गेस जो इंटरेस्ट है वो हमारी सिस्टम को देख के उसमें बड़े होके बना है। और सिस्टम में जैसे हमने डिसाइड देख लिया है प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मैं मेरे इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म सोचूं, फॉर एग्जांपल मेरा खुद का अगर ले लूँ तो मेरा मैथ्स में और मशीन लर्निंग और एआई में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस। तो उसमें मैं एक प्रॉब्लम देख सकता हूँ जो है वाटर शॉर्टेज और इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ इन अ सेंस। क्योंकि चैट जीपीटी तो लोग को पसंद है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि चैट जीपीटी गूगल सर्च से 10 गुना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट बनाता है। और अगर ये पता नहीं है तो फिर थोड़े यूजलेस क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। तो उसका भी एक आइडिया तो है। अभी कैलिफोर्निया में फॉर एग्जांपल वाटर शॉर्टेज हुआ था, तो ये इसी के कारण था। वहाँ डेटा सेंटर्स जो सेट है वो बहुत सारा फ्रेश वाटर लेते हैं, और तो ये एनवायरमेंटल इश्यू आ गया एआई और एमएल में। और इसका मुझे ज़्यादा पब्लिक यूज़ में भी नहीं दिखता पोटेंशियल कि अगर तुम्हें ये जानना है कि कुछ कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई शाक कैसे बनाते हैं, कोई सब्जी कैसे बनाते हैं, तो एक यूट्यूब वीडियो देख लो ना, वो काफ़ी कम रहता है चैट जीपीटी को पर्सनलाइज रिस्पॉन्स लेने के लिए। तो इस सेंस में मेरा थोड़ा डाउट जाता है, पर लेकिन मेरा अब इसमें इंटरेस्ट है और मैं ये प्रॉब्लम भी देखता हूँ। तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट जो बनता है उसको मैं कैसे डील करूँ, और ये तो मेरा बहुत स्पेसिफिक है, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ होना ही होगा। मुझे इसमें जो लगता है वो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ में, अल्टीमेटली उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है सोसाइटी के लिए किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में। ये जो समाज की आवश्यकता है ना, ये जो सोसाइटी का नीड है ना, उस नीड में कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट के चैनलाइज होने की ज़रूरत है। अगर उसमें वो चैनलाइज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगी। तो जो भी हमारे जिस काम में भी हमारा इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली वो सोसाइटी के गोल को फुलफिल करने की दृष्टि से प्लेस्ड होना ज़रूरी है।
और सोसाइटी का गोल ही अगर कहीं प्रॉपर सेट नहीं है, वो नेचर की आवर्तनशीलता को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको समाज के रूप में, इंडिविजुअल हम नहीं तय कर सकते, बट समाज के रूप में हमको ये तय तो करना ही पड़ेगा कि हम उस काम को कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं जो नेचर की रिसाइक्लेबिलिटी को ब्रेक करता है। ठीक है, वो प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। और अपने इंटरेस्ट को अगर एक बार हम वो सॉर्ट आउट कर लिए कि नेचर की आवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए समाज का गोल है, तो उस गोल के अर्थ में अपने इंटरेस्ट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मान लो मेरा इंटरेस्ट है रोज़ सुबह हमको टहलना अच्छा लगता है, तो ये सुबह का टहलना अगर यही काम मैं करना चाहता हूँ, तो ये काम समाज के किसी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये टहलने से क्या होने वाला है। अभी मैं अपने हेल्थ के लिए टहलता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन मुझे रोज़ 6 घंटे वॉकिंग अच्छा लगता हो और उसी को मैं अपना एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये 6 घंटे की वॉकिंग सोसाइटी के किसी एक्टिविटी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो होगा ना। म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट है, पेंटिंग में किसी को इंटरेस्ट है, आर्ट में किसी को इंटरेस्ट है, इसका अगर सोसाइटी के गोल में प्लेसमेंट नहीं होगा तो म्यूजिक क्या करेगा। मन प्रसन्न करने के लिए तो ठीक है, पेट भरने के लिए क्या काम आएगा। तो समाज की भागीदारी, जो समाज की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के साथ ही इंटरेस्ट का जुड़ना ज़रूरी है। अगर वो इंटरेस्ट समाज की ज़रूरत को पूरा करने में नहीं जुड़ेगा, तो रिटर्न के रूप में जो फाइनेंशियल नीड पूरा होना है वो कैसे पूरा होगा। नहीं, ये आजकल एक युवा में नई चीज़ और है, यूट्यूबर बनना और उससे पैसा कमाना। दूसरा है खेलों में, खेल की तरफ। तो इन दोनों में उत्पादकता जैसा कुछ दिखता नहीं है, उत्पाद तो उसमें कुछ नहीं बनना। तो ये कैसे रोजगार के लिए ठीक है कि नहीं है, या समाज के लिए ठीक है कि नहीं है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। खेल भी है इसमें, बहुत सारे क्रिकेट है और है, विज्ञापन इंडस्ट्री है। ये आखिरी प्रश्न का उत्तर देके मैं माइक हैंडओवर करूंगा भैया को, पर इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह हम इसको कंटिन्यू करके पहले सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेशन में इसको हम करेंगे। एक बार हम लोग IIIT हैदराबाद में हमारे सर वर्कशॉप ले रहे थे, तो किसी बच्चे से पूछा कि भाई तुमको जो है जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, तो कहा किस तरह की जॉब चाहिए। ठीक, उससे पूछा कि किस तरह की जॉब चाहिए। उसने हाथ उठाया, खड़ा होकर कहा कि हमारे जॉब में 3 चीज़ें होनी चाहिए। बड़े आर्टिकुलेटिव ढंग से उसने बताया। ठीक, पहला तो कहा कि मैक्सिमम सैलरी, ठीक, पैसा खूब होना चाहिए। ठीक, दूसरा कहा जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक, नौकरी में संतुष्टि होनी चाहिए। तीसरा उसने कहा इफ पॉसिबल नो वर्क, कि संभव हो तो कोई काम नहीं करना पड़े। IIIT हैदराबाद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसने बड़े आर्टिकुलेटिव ढंग से ये 3 बातें बताई। ठीक है, गुड पैकेज, जॉब सेटिस्फैक्शन, इफ पॉसिबल नो वर्क। तो हमको एक बार रुक के ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमने अपने क्राइटेरियन बना लिए हैं जॉब के बारे में, रोज़गार के बारे में, इज़ दैट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, इज़ इट कमिंग फ्रॉम प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन, और इज़ इट बेसिकली वैलिड, नेचुरली एक्सेप्टेबल एंड मीनिंगफुल टू सोसाइटी। वो जो क्राइटेरियन था हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस का और म्यूचुअल हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने का, उस क्राइटेरियन को बाईपास करके अगर हमने अपने कुछ गोल्स बना लिए हैं, तो उसको कितना भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, दुखी होने की गारंटी है। ये पकड़ना पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी गोल्स अपने सेट कर लें और उसके लिए प्रयास शुरू कर दें, बहुत सफलता हाथ लगेगी नहीं, और लग भी जाएगी तो लगेगा कि कुछ मिला नहीं। तो पहली ज़रूरत तो वो है कि जो हम एक ख्वाब अपना सजाते हैं, वो देख करके देखें कि वो दोनों क्राइटेरियन को पास करता है कि नहीं करता है।
फिर अपने इंटरेस्ट को सोसाइटी के किसी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ये 2 के बाद जो तीसरा काम आप कह रहे हैं ना, ये पैसे से पैसा कमाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर मैं देखूं तो पैसे से पैसा कमाने का एक प्रोसेस है। मेरा व्यक्तिगत रूप से जो अभी तक का एक्सपीरियंस है और सोचना है, वो लगता है कि ये मनी या पैसा ट्रांजैक्शन का तो एक बढ़िया माध्यम है कि एक दूसरे के साथ जब हम आदान प्रदान करने जाते हैं रिसोर्सेज का, तो मनी एक बढ़िया मीन्स है। अब ये तो पॉसिबल थोड़ा कठिन लगता है कि हमको ट्रेन में जाना हो और मेरे घर में गेहूं उगा हो तो हम उसको जाके 10 किलो गेहूं दे दें कि भाई पहुंचा दो हमको नारनौल तक। पैसा देना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ठीक, या मेरे घर में कपड़े का प्रोडक्शन है तो हम आपको कपड़ा जाके पहुंचा दें कि भाई हमको पढ़ा दो, 2 महीने की पढ़ाई करवा दो, या ये सामान दे दो। तो पैसा उस रूप में तो मीन्स है, लेकिन वो मीन्स ही जब एंड बन जाए या गोल बन जाए तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि हमारा गोल पैसे का मैक्सिमाइजेशन है कि रिसोर्सेज का मैक्सिमाइजेशन है। ये जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं उसका उत्पादन में वृद्धि हो ये मुद्दा है या पैसा बढ़े ये मुद्दा है। ठीक, अगर उत्पादन बढ़े ये मुद्दा है तो इन सारी चीज़ों को हम रिव्यू कर पाएंगे। अगर पैसा बढ़े ये मुद्दा है तो हमको लगता है किसी एक जगह पर हम स्लिप ही हो गए हैं, क्योंकि पैसा बढ़ना बढ़ाना अपने में कोई मीन्स नहीं है, एंड नहीं है, एंड नहीं है, उससे कुछ निकलना नहीं है। हम सब यहाँ कितना भी पैसा पैदा कर दें, मशीन से छाप दें, उससे कोई वस्तुएं सबको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होता तो छाप दिए होते मशीन से पैसा। आजकल तो छापने की भी ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में सिर्फ लिख देने की ज़रूरत है। अब तो छपने का भी मुद्दा ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो सुविधाओं का उत्पादन को बढ़ाना तो हमारा गोल हो सकता है। पैसा बढ़ाने को गोल बनाएंगे तो कई बार उसके चक्कर में हम रिसोर्सेज को भी खराब कर देते हैं। आज के दिन दूध में मिलावट मिलता है, पैसा तो बढ़ता है ना उससे, कि नहीं बढ़ता है? वो दूध पीने से शरीर स्वस्थ भी होता है कि नहीं होता है? पैसा तो बढ़ गया कि नहीं? ये समझ में आता है? तो विचार किया जाए इस पर। कल हम लोग सुबह इस पर आराम से बात करेंगे। कहाँ गए भैया? हाँ, बढ़िया। तो मैं अब सौंपता हूँ इनको आगे के जिम्मेदारियों के लिए। कल सुबह हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम सोसाइटी और नेचर की हार्मनी को एक्सप्लेन करने का थोड़ा काम करेंगे कि ये दिख सके। ये जो प्रश्न बार बार उठता है ना कि ये पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को हम ठीक करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो उसको हमको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। सोसाइटी कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो और सोसाइटी के गोल्स क्या हों, उसको हमको किसी जगह पर पहचान करके ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमको समझना ज़रूरी है। नमस्ते।